हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक मौलिक अधिकार की सीरीज में चला रहा हूँ, जिसके जो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार मैंने कहा, समानता का अधिकार मैंने पढ़ाया है, जिसमें 5 प्रकार की समानता, जो उधर कानूनी समानता, भेदभाव का अंत, अवसर की समानता, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत इत्यादि बढ़ा दिया है। फिर मैंने स्वतंत्रता के अधिकार में जो 4 अधिकार हैं, जिसमें पहली विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको बढ़ा दिया है। 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण भी पढ़ाया, अनुच्छेद 20। आज उसी सीरीज में अनुच्छेद 21 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। इनसे यहाँ से एक क्वेश्चन से और आता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरा शेयर करिए। और फिर से मैं आपसे जरा क्षमा प्रार्थी हूँ कि लेट मैं वीडियो दे रहा हूँ, अब लगातार मिलेगी मुझे लगता है। तो आइए ज़्यादा अन्य बातें ना करके हम इस पे आते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, नाम से ही क्लियर है। इस जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, अर्थात इस स्वतंत्रता से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं है। संविधान यह कहता है कि आपको इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक को उसके उसकी जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका, जैसे कोई पुलिस अधिकारी, नहीं छीन सकता। लेकिन पहले तो आप कह दिया गया, किसी भी नागरिक को इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये आपका अधिकार है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक शब्द आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसे कहते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है इसको जानिए पहले। मतलब इसके माध्यम से कार्यपालिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका आप जैसे सजा दे सकती है किसी भी नागरिक को, उसके इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, ये आपके मन में बात आ रही होगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि संसद का संविधान के दायरे में रहकर जब कोई कानून बनाती है, जब कोई विधि बनाती है, तो उसे प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। मान लिया यदि कोई बलात्कारी है, उसे फांसी की सजा देनी है, तो जब तक संसद संविधान के दायरे में रहकर कानून नहीं बनाएगी, तब तक न्यायपालिका उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दे सकती, उस अपराधी को फांसी की सजा नहीं दे सकती, अर्थात उसको इससे वंचित, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझ में आया होगा कि संविधान के दायरे में रहकर जब संसद कोई कानून बनाती है, तो उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। तो हमने बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से इस स्वतंत्रता से भी वंचित किया जा सकता है, और साथ ही न्यायपालिका इसका न्यायिक पुनर्विलोकन भी नहीं कर सकती। 1951 में एक वाद आया, 1951 में A.K. गोपालन, ये मुकदमा आया गोपालन। इस वाद में न्यायपालिका ने यह मान लिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित भी किया जा सकता है, और न्यायपालिका इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। अर्थात अनुच्छेद 21 के तहत जो किसी नागरिक को अधिकार मिले हैं, उसे छीना जा सकता है। लेकिन 1978 में ये भी बात पूछा जा सकता, भाई कब, अर्थात ये क्या हुआ, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है? इसके माध्यम से, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से संसद को सर्वोच्च घोषित कर दिया गया। बहुत सारी बातें यहाँ से, बहुत ये जबरदस्त अनुच्छेद है ये, यहाँ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बड़ा लंबी इसकी व्याख्या भी होती है, लेकिन फिर भी संसद को सर्वोच्च एक तरह से घोषित कर दिया गया।
कि संसद सर्वोच्च है। लेकिन 1978 में ये गोपालनवाद हो गया। गोपालनवाद में न्यायपालिका ने भी मान लिया, कोई बात नहीं अभी भाई ठीक है। लेकिन 1978 में ये वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पूछा जाता है, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधी बनाम संघ कह सकते हैं आप, बनाम संघ। इस मुकदमे में 1978 में क्या हुआ कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, तो विदेश जाने का अधिकार इन्होंने इस मुकदमा दायर किया कोर्ट में। न्यायपालिका में मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, इन्होंने वहां पे अपनी बात रखी कि भाई विदेश जाने का अधिकार एक तरह से निजता का अधिकार है। अगर इस अधिकार से हमें वंचित किया जाता है अर्थात, तो फिर इसका मतलब कि हमारी ये प्राण एवं जो अनुच्छेद 21 है, जो संविधान ने हमको दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हमें वंचित किया जा रहा है। और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संसद अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकारों को छीन सकती है। न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। लेकिन वहां एक शब्द न्यायालय, ठीक है, कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, आपने नियम बनाया है तो आप छीन सकते हैं, आपको लगता है कि आप, और हम इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि, अब ये बातें ध्यान दीजिएगा, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नंबर 1 मनमानी पूर्ण हो सकती है। नंबर 2, वहां पे कहा गया कि विवेकपूर्ण न हो। तीसरा कहा गया कि व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार न दिया गया हो। व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार न दिया गया हो। अधिकार न दिया गया हो मतलब व्यक्तिवादी को बिना सुने आपने नियम बना दिया, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था, यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है, यह युक्तिपूर्ण नहीं है। 3 बातें देखिए यहां पे मैंने कह दिया। इस वाद में न्यायालय ने यह कहा कि विधि द्वारा स्थापित यह जो प्रक्रिया में जो आपने नियम बनाया है, इसके माध्यम से यदि वह नियम मनमानीपूर्ण हो, विवेकपूर्ण न हो, या सबसे मेन पॉइंट देखिए, व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार न दिया गया हो। आप लोग आजकल एक यूजीसी वाला मामला आया है, उसको आप लोग सुनते होंगे। वहां यह जबरदस्त पॉइंट फंसा हुआ है कि भाई किसी व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि नहीं, ये इस व्यक्ति ने हमारा शोषण किया, और बिना उसको सुने आपने उसको सजा दे दी, जांच बाद में करेंगे। तो ये कहां से, एक तरह से क्या है, अनुच्छेद 21 के अधिकारों का भी हनन है। अगर आप लोग न्यूज तो सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, थोड़ा देखिएगा। तो एक तरह से क्या है, अनुच्छेद 14-15 का ही हनन नहीं है, अनुच्छेद 21 का भी वो हनन कर रहा है। व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है। अर्थात न्यायालय ने यह कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको बार बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। न्यायालय ने यह कहा कि अगर जो नियम कानून बने हैं वो युक्तिपूर्ण नहीं है, रीजनेबल नहीं है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पे नहीं बने हैं, तो न्यायपालिका इसका न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकती है, इसे रद्द कर सकती है, इसको विधि शून्य घोषित कर सकती है। विधि शून्य शब्द अगर मैं बोल रहा हूं, हम आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने अनुच्छेद 13 बताया था। मैंने कहा था वह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, एक क्वेश्चन वो बनता है। और यह भी है कि उसी अनुच्छेद में न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि यदि संसद कोई कानून बनाती है और वह कानून यदि नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसे उस सीमा तक जहां तक वह हनन करता है उसको विधि शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का न्यायपालिका ने प्रतिपादन किया इस वाद के माध्यम से, मेनका गांधी वाद के माध्यम। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा वाद था जिसके तहत न्यायपालिका ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैसर्गिक न्याय का अर्थ क्या है कि विधि उचित है या अनुचित, इसका फैसला न्यायाधीश के विवेक या अंतरात्मा की आवाज पर होगा।
ध्यान से सुनिएगा। नैसर्गिक न्याय का अर्थ है कि विधि उचित है या अनुचित। नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक या नेचुरल कह सकते हैं, नैसर्गिक या प्राकृतिक या नेचुरल, नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस की बात है भाई, भौतिक कानूनों से इसका सत्यापन नहीं हो सकता। तो यही बात कही न्यायपालिका ने कि भाई यहाँ पे न्यायाधीश की अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है, उस आवाज के आधार पर जो निर्णय होगा उसे नैसर्गिक न्याय कहा जाएगा। वो किसी भौतिक कानून के द्वारा नहीं बना हुआ नियम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि गोपालन के वाद से लेकर, इनके गोपालन, एक ही गोपालन वाद 1951 से लेकर 1978 मेनका गांधीवाद तक न्यायालय ने पूरा बिल्कुल हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की यात्रा कर ली, अर्थात एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की यात्रा कर ली। किया क्या, कहा कि विधि की सम्यक, जैसे इसने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह पर विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात की गई। विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हालांकि ये प्रोसेस ऑफ लॉ यह अमेरिकन शब्दावली है, ये भारत के संविधान में ये नहीं लिखा गया है, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय का मतलब ये है कि न्याय बिल्कुल जो है नेचुरल हो। वहां पे न्यायाधीश के पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो तो वो किसी के साथ किसी का फेवर ना करे, ना किसी को अपोज करे। वो बिल्कुल जो न्यायिक बात है, जो न्याय प्रिय हो, जो सत्य बात हो वो कहे। तो यह जो है अमेरिकन शब्दावली है, इसका प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि न्यायालय इस शब्दावली का प्रयोग कर रहा है तो हम भी भारत के संविधान के बारे में इस अमेरिकी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि संविधान वही है जो न्यायालय कहता है। क्योंकि हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए और उसको जो है किसी के प्रति द्वेष हो, वो कुछ मनमानी पूर्ण नियम बना दे। तो न्यायपालिका है, देखिए न्यायपालिका अपना काम कर रही है। न्यायपालिका क्या, मैंने शुरू में बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है, उसका पुनर्विलोकन कर सकती है। यदि वह प्रक्रिया मनमानी पूर्ण है, विवेकपूर्ण नहीं है, अर्थात युक्तिपूर्ण नहीं है, रिजनेबल नहीं है, नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं हुआ है, तो उसमें जो है वह उसको विधि शून्य घोषित कर सकती है। अर्थात इस अनुच्छेद 21 में देखिए कितनी बातें आ गई, बहुत सारी बातें। मेनका गांधीवाद तो सर्वाधिक प्रशस्त था और इसी मेनका गांधीवाद के बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की बहुत उदार एवं बृहद व्याख्या की और उसने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब, न्यायालय ने कहा जीवन के अधिकार का मतलब केवल जीने से नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार का मतलब केवल बल्कि यह है कि व्यक्ति का जीवन लंबा हो, स्वस्थ हो, सभ्य हो, सृजनात्मक जीवन हो, तब गरिमापूर्ण जीवन हो। अब गरिमापूर्ण की बात आती है तो देखिए मेनका गांधीवाद में तो बहुत लंबी व्याख्या की, करीब 35, 36, लगभग 40 अधिकार, अब तक तो बहुत सारी व्याख्याएं हो चुकी हैं। रिसेंट में एक और बात आई है, अभी मासिक धर्म स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता को भी न्यायालय ने अभी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। और इसके तहत यह कहा गया है कि सारे घोषित किया गया है मासिक धर्म स्वच्छता को भी अभी रिसेंट में, बिल्कुल रिसेंट में मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। और इसके तहत यह कहा गया है कि चूंकि ये व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, किसी को बिना मतलब की पीड़ा देने वाली बात नहीं है, तो इसको जो है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जिसके तहत बहुत सारी जो स्पेशली यह कहा गया इसमें कि 6 से 12 में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उनको स्कूलों में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जाए, मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही लड़कों और लड़कियों का शौचालय अलग हो, ये बातें कही गई। यहाँ पे बहुत सारे निर्देश दिए गए, बहुत मैं लंबा उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये रिसेंट आया तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। मासिक धर्म स्वच्छता को भी मौलिक अधिकार अभी रिसेंट न्यायपालिका ने घोषित किया है। एक याचिका पड़ी थी जया ठाकुर की, उसी मामले में अभी वो न्यायपालिका ने
इसको भी अभी मौलिक अधिकार घोषित किया है। और चूंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि ये प्रक्रिया होती है, महिलाओं में होती है, स्पेशली 12-13 साल के बाद शुरू होती है और लगभग 45 से 50 साल के बीच तक जाती है। इसमें इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चियां माँ बनती हैं आगे चल के। खैर, तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि स्कूल जाना उनका रुक जाता है, छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से सीखने की प्रक्रिया में समस्या आती है, बाद में ड्रॉप आउट भी बढ़ता है। इस मामले को लेकर जया ठाकुर ने एक मुकदमा किया हुआ था और उसमें जो है निर्देश दिए गए हैं। तो हमको बहुत नहीं जाना, लेकिन हमें अर्थात यह रिसेंट में मासिक धर्म स्वच्छता को भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और बहुत सारी बातें हैं, आपको हम थोड़ा सा नोट करवा देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग नोट जरूर बना रहे होंगे। तो अब देखिए क्या क्या किया। पहला क्या है, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार। निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार। दूसरा, आवास पाने का अधिकार। ऐसे बहुत सारे हैं। आवास पाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, नींद का अधिकार भी है, स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, जीने का, जीविकोपार्जन का अधिकार। हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 19 में भी बताया था, ठेले लगाने का अधिकार। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि लोक व्यवस्था का हनन हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। वहां एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार है, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, मेनका गांधीवाद में। मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार हमने आपको बता दिया, प्रिया जया ठाकुरवाद में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी हो गया है मौलिक अधिकार। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है अभी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी ये अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ दिया गया। आप 21 का भी लिख सकते हैं, 21 का जोड़ दिया गया और 21A जोड़ दिया गया, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। अच्छा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, या अब आपका ये मौलिक अधिकार हो गया। उसमें मूल कर्तव्य हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे 11वां मौलिक कर्तव्य है। वहां यह कहा गया है कि हर माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना चाहिए, यह उनका अधिकार है। इसके पहले मोहिनी जैनवाद में न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। बाद में और स्पष्टता देते हुए संसद ने संशोधन करके, सरकार ने संशोधन करके अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया। 86 में, देखिए ये भी एक प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दे दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार मिल गया है। तो मौलिक कर्तव्य में भी है। उसके पहले यह जो है, अब देखिए ये कितना कहाँ क्वेश्चन बनता है। 21 का जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब से यह मौलिक अधिकार हो गया। इसके पहले यह अनुच्छेद 45, जब आपको हम पढ़ाएंगे नीति निदेशक तत्व पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अनुच्छेद 45 के तहत यह नीति निदेशक तत्व हुआ करता था। नीति निदेशक तत्व हुआ करता था। वो क्या कर्तव्य, सारी बातें बताएंगे। मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य भी हो गया है, एक तरह से वहां उससे भी जुड़ता है। मोहिनी जैनवाद में भी निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो इस तरह 3-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक प्रश्न कि किस वाद में न्यायपालिका ने शिक्षा को मौलिक अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया, तो वो जो है वो मोहिनी जैनवाद में। फिर संसद ने उसमें 21 का जोड़ दिया, वहां मौलिक अधिकार ही बन गया शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। और इसके पहले कहाँ था ये, अनुच्छेद 45 में नीति निदेशक तत्व में था। मौलिक कर्तव्य में भी है। इस 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस तरह ये सारी बातें हैं मौलिक, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो आपको हमने, आप थोड़ा मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा और अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार। अच्छा, नींद का अधिकार, नींद के अधिकार की बात करते हैं। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो एक बार बाबा रामदेव ने एक आंदोलन कर दिया था, आंदोलन किया था, रात में सोए हुए थे, 2 बजे रात में उनको पुलिस पकड़ ले गई। तो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भाई अच्छी नींद पाने, किसी कोई गहरी नींद में सोया है, उसको आपने उठा दिया, उसको जो है तो उसका क्या हुआ, उसके नींद के अधिकार का हनन हुआ। अर्थात किस मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन हुआ। तो ये उचित नहीं है। तो
ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हैं। अभी स्वस्थ पर्यावरण की बात जो आती है कि MC मेहता एक समाज सेवी हैं, शायद कश्मीर के रहने वाले हैं। वो जो है बार बार पर्यावरण संबंधी दुनिया भर की याचिका लगाए रखते हैं। आपने देखा होगा 2017 में BS3 गाड़ियां बहुत तेजी से बिकी थी, क्योंकि न्यायालय ने ये कहा कि इनसे प्रदूषण होता है। अब तो BS6 मॉडल भी आ गया। हालांकि अब क्या, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन ये सारी बातें हैं जो आपके अनुच्छेद 21 के तहत आती हैं। तो बहुत बड़ा है ये, सबसे विशद व्याख्या मेनका गांधीवाद में इसकी की गई है। तो आज आप लोगों ने मुझे इतना सुना, आप लोगों ने अपना समय दिया। जरा मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक किया करिए, शेयर अपने दोस्तों में करिए, भाई मेरी मदद करिए शेयर करके, और अपना ज्ञान वर्धन करिए। तो आप लोगों ने बड़ा अमूल्य समय मुझे दिया, लगातार आप लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह मुझे सुनते रहें, मेरा समर्थन करते रहें और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें, मेरे अनुभवों का लाभ लेते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।